नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर 11 में हैं और इस चैप्टर में हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्क्रीट चार्ज के बारे में। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई की है वो पढ़ाई हमने की है डिस्क्रीट चार्ज के बारे में। ठीक है, अब डिस्क्रीट चार्ज क्या होता है कि अगर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है, मतलब जो इन दो चार्जेस के बीच की ये जगह है यहाँ पे चार्ज नहीं है, बाकी जगह चार्ज नहीं है, तो इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ जहां मैंने चार्ज को दिखाया यहाँ पे चार्ज है। मतलब मैं और स्पेसिफिक बोलूं कि चार्ज जो है ना वो डिस्क्रीट है, मतलब पॉइंट चार्ज है। छोटे छोटे हमने पॉइंट चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ा, लेकिन डिस्क्रीट चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो अपने आप में एक पूरी आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ ली है, डिस्क्रीट चार्ज है। ठीक है, क्यों पढ़ा है अब तक हमने ये डिस्क्रीट फॉर्म में ही क्यों पढ़ा है, ताकि हमारी जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो इजी हो सके, इसीलिए हमने अब तक डिस्क्रीट फॉर्म में पढ़ा है। समझ में आया? डिस्क्रीट फॉर्म में पढ़ने का हमारा रीजन क्या है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि अगर मेरे पास कोई शीट है तो उसमें चार्ज यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो? प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि चार्ज जो होता है ना वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस होता है। चार्ज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन अगर हम चार्ज को कॉन्टिन्यूअस लेके कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए अब तक हम लोग चार्ज को डिस्क्रीट फॉर्म में पढ़ते रहे हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है, आप जब हम कॉन्टिन्यूअस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। कॉन्टिन्यूअस चार्ज में क्या होता है कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये पूरी शीट पे चार्ज है, ठीक है, ये ऐसे पूरी शीट पे चार्ज है, प्लस माइनस जो भी है उसे छोड़ दीजिए, मान लीजिए पूरी शीट पे चार्ज है। तो जब कोई भी सरफेस या कोई भी शीट पूरी तरह से चार्ज होगी तो अब ना वो इग्नोर कर देगा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है किसको? जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जो भी हमारे पास चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के Ne, Q इजिकल्स टू Ne हमने पढ़ा था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के जो है ना वो एक नेचुरल नंबर की तरह होगा, मतलब 1e 2e 3, वो कभी भी 0.5e नहीं होगा, है ना। e की वैल्यू हम सब जानते हैं माइनस के 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस के 1.6 10 रेज टू द पावर 19 कूलम, कि हमेशा इसके मल्टीपल में होगा। कभी भी वो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास 0.5e हो गया या 0.7e हो गया, ये नहीं होगा। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज होगा तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है आपको कि इन कॉन्टिन्यूअस चार्ज इज चार्ज फॉलो द रूल ऑफ क्वांटाइजेशन या इट्स प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। तो इसका मतलब है नहीं। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अब जो मेरे पास चार्ज है ना वो पूरी शीट में है, मतलब मेरे पास बहुत सारे, मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास लगभग अप्रोक्स इन्फिनिटी चार्जेस हैं। अब मुझे पता ही नहीं है मेरे पास कितने चार्जेस हैं, इतने चार्ज हैं इस शीट पे कि मैं यहां से एक एक को कैलकुलेट कर पाना फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये जान लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने की बात थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, क्या कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज की प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो फॉलो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग काउंट ही नहीं कर पाते हैं कि कितने Ne हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना ज्यादा चार्ज है। तो वो कैसे हो सकता है, कैसे भी नहीं हो सकता है। लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि चार्ज कॉन्टिन्यूअस है, वो डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट मतलब वो पॉइंट्स में नहीं है, दो चार्जेस के बीच में कोई गैप नहीं है, वो फ्लो है लगातार, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को
इसको 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं, जिसमें 3 पार्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन 3 सब पॉइंट्स में हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई वायर है, ठीक है। मेरे पास ये वायर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज में लिख देता हूं, मतलब अब ये जो वायर है इस पूरे वायर पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पे यहाँ चार्ज है या नहीं है, इस पे दुनिया भर के बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। लेकिन किसमें, एक लीनियर फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या पता लगाते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पढ़ना क्या है, देखिए। अब इस पूरे तार पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो दे दिया गया है, लेकिन हम लोगों के पास इतने ज्यादा चार्ज हैं कि मैं पता नहीं लगा सकता हूं, तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को पढ़ने के लिए एक नई टर्म है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है लैम्डा, ठीक है। और ये डेंसिटी, किसी भी चीज की डेंसिटी आपको निकालनी है, आप मान लीजिए कि अगर ये 100 मीटर लॉन्ग वायर है, ये 100 मीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ 100 है और इस पर जो टोटल चार्ज है वो मैं बोल दूं कि 10 कूलम है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगी, 100/10, मतलब क्या डेंसिटी होगी, सॉरी 100 मीटर का अगर वायर है और उसके ऊपर 100 कूलम चार्ज है, तो डेंसिटी क्या होगी कि 1 कूलम पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर वायर के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, यही मतलब होगा ना। क्या मतलब होगा कि 1 कूलम चार्ज 1 मीटर वायर पर है। तो डेंसिटी का मतलब क्या है कि किसी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वही डेंसिटी होगी, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वही डेंसिटी होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूले को हमें क्या करना है कि इसका ना हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। और इस पार्ट को हम बोलते हैं कि ये जो हमने पार्ट लिया है इसकी लेंथ है dl, ठीक है। और इस dl लेंथ पे जो चार्ज है वो है dq, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो क्या होगी, बताइए, वो क्या होगी, dq/dl, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, समझने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया है कि वो छोटा सा पार्ट जो मैंने अज्यूम किया था कि dq/dl हम लिख लेते हैं। क्यों लिख रहे हैं हम dq/dl, कि एक बहुत छोटे से लेंथ के लिए पर हम निकाल लेते हैं कि एक छोटी सी लेंथ पर कितना चार्ज है, वही लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। और फिर बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर, ठीक। एक चीज तो ये है आपके बुक में, दूसरा आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें ये भी निकलवाया गया है कि अगर कोई पॉइंट P है तो इस वायर के वजह से उस P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए।
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको उतना निकाल के बताऊंगा जितना आपके बोर्ड के सिलेबस में है। जैसे उसमें कहा गया है कि यहाँ पे एक P पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस आपके इस लीनियर वायर से R है, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को क्या लिखना है, डी क्यू। मैं इस छोटा सा जो ये हिस्सा है इसके लिए निकाल रहा हूं, है ना। तो डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू अगर मुझे यहाँ से निकालनी हो तो वैल्यू ऑफ डी क्यू क्या होगी, लैम्डा डी एल। यहाँ तक कोई परेशानी? तो क्या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं? बताइए हाँ या ना। लिख सकता हूं ना। तो अब जब मुझे पूरे ये जो निकाल रहा हूं मैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो निकाल रहा हूं मैं इस छोटे से पार्ट के लिए जो मेरे पास छोटा सा मैंने एक चार्ज माना है, एक छोटी सी लेंथ पर, ठीक। तो पूरी जब मैं बात करूंगा पूरे वायर की कि इस पूरे वायर पर कितना चार्ज है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि ये जो dq है इसके जो छोटे 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 पार्ट हैं, ठीक है, ये जो मैंने लेंथ ली है, सॉरी जो मैंने dl लेंथ ली है, जो मैंने dl लेंथ ली है, भाई इस पूरी लेंथ पर dl बहुत सारे होंगे ना। मतलब छोटा छोटा सा अगर मैं इतना ही टुकड़ा यहाँ पे काटूं, यहाँ पे काटूं, यहाँ पे काटूं, तो बहुत सारे टुकड़े कट जाएंगे। तो अगर मैं इस dl का इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मेरे पास क्या पूरे वायर का आ जाएगा कि इस पूरे वायर पर के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है या पूरे वायर पर क्या चार्ज है, ये तो आ जाएगा। चार्ज कैसे आएगा, क्योंकि लैम्डा जो कि डेंसिटी है ये भी चेंज होगी जैसे जैसे आप ये जो, अगर लैम्डा बिल्कुल आपका कांस्टेंट है तो फिर तो जो लैम्डा की वैल्यू है, जो अगर डेंसिटी पूरे वायर पर बिल्कुल सेम है तो फिर तो जो लैम्डा की वैल्यू है Q बाई L आ जाएगी, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये सेम नहीं है तो मेरे पास जो हमने निकाल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा जिसको हम लोगों ने क्या लिखा है, लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है, मतलब लीनियर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपने पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अगर आप नीट की या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सोल्व करने की जरूरत है। लेकिन जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरा फोकस अभी प्योर आपके बोर्ड एग्जाम्स पे है, तो इसको मुझे और सोल्व करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकालना था P पॉइंट पे जो R डिस्टेंस पे है, ये फॉर्मूला मुझे पता है कि Q बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे मुझे dq की वैल्यू मैंने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वहां से उठाकर रख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं इंटीग्रेशन अगर लैम्डा dl का कर दूंगा तो मेरे पास पूरे वायर पर जो चार्ज है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? इसका जो दूसरा पॉइंट था वो था सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस तरह से समझिए कि आपके पास ये कोई शीट है, ठीक है, और इस पूरी शीट पर चार्ज है, पूरी शीट पर चार्ज है, ठीक है, ये पूरी शीट पर चार्ज है। इस तरह से आप समझ लीजिए ये पूरी शीट पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, डिस्क्रीट नहीं, मतलब ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये पूरी शीट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे मैंने लीनियर चार्ज के लिए निकाला, इसी तरह से मैं सरफेस चार्ज की डेंसिटी निकालूंगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई एक छोटा सा सरफेस चार्ज डेंसिटी,
अगर मैं कोई छोटी सी सरफेस यहाँ से अगर मैं कोई छोटी सी सरफेस अगर मैं ले लेता हूँ जिसका जो एरिया है वो ds है, ठीक है, जिसका जो एरिया है ds है और इस पर कोई चार्ज dq है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए जो नई टर्म हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो होगी dq बाई ds, ठीक है। यही वो फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या था फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू dq बाई dl और इसका यूनिट क्या थी, कूलाम पर मीटर। सेम यहाँ पर जब हम सिग्मा की बात कर रहे हैं मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी हमारे पास कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम उसी तरह से इस जो मैंने ये ds पॉइंट माना है, अगर इससे p डिस्टेंस पर p पॉइंट पर जो r डिस्टेंस पर है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना हो तो तरीका फिर वही बिल्कुल सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को हम dq मान लेते हैं क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से एरिया के लिए निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। मैं यहाँ से फिर dq की वैल्यू को सिग्मा ds लिख सकता हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पूरे चार्ज के लिए क्योंकि हम निकाल रहे हैं मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, सिग्मा ds बाई r स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का ऑन p पॉइंट। चूंकि हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम इस पर आई एरो लगाते हैं और जो डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी कैप में r कैप वेक्टर हम लोग लिख देते हैं। ये सेम चीज हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते टाइम भी अगर हमने यहाँ पे वेक्टर का निशान लगाया है तो r कैप यानी कि यूनिट वेक्टर को लिखेंगे। ये एग्जैक्ट तरीका है जो एनसीईआरटी में बताया गया है। आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले टॉपिक में यानी कि किसी लीनियर चार्ज के कारण, किसी लीनियर वायर के कारण आपको किसी दिए गए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सेम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको किसी शीट, कोई एक शीट है जो पूरी तरह से जिस पर चार्ज है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको उससे r दूरी पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो ये उसका फॉर्मूला है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि पर यूनिट सर पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, पर यूनिट चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। थर्ड आता है हमारे पास, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिंबल। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आप हमेशा सिग्मा को ही यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए आप हमेशा लैम्डा को ही यूज करेंगे। और जो तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या था थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आप ये मानिए कि कोई आपके पास स्फेयर है, मतलब आपके पास ना कोई सॉलिड प्लास्टिक की बॉल है, मतलब आप ये मान लीजिए आपके पास ये सॉलिड प्लास्टिक बॉल, ठीक है, सॉलिड प्लास्टिक बॉल। मैंने प्लास्टिक क्यों लिखा है कि नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, क्या, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज आ जाता है। नॉन कंडक्टिंग है, प्लास्टिक बॉल है, तो मतलब इसके पूरे वॉल्यूम पर, अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरे वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको ना कोई एक तरह से, इसको मैं इस तरह से 3D फिगर जिसको आप बोलते हैं उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरे पास, आप मान लीजिए इस तरह की कोई
स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से चार्ज जिसमें है। तो इसमें समझाने के लिए, क्योंकि ये 3D दिख रही है, इसमें से मैं एक छोटा सा वॉल्यूम dV मान सकता हूँ, वॉल्यूम dV मान सकता हूँ जिस पर चार्ज है dq। इसके लिए भी सबसे पहले जो चीज मैं कैलकुलेट करूंगा वो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब है, वो इसको मैं रो से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से बताते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या क्या मतलब होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही निकालना है। तो मतलब क्या होगा? dq बाई dv। यहां से भी dq की क्या वैल्यू आएगी? रो dv। इससे भी अगर मुझे कोई p पॉइंट पर r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला भी मेरे पास क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी मैं dq की वैल्यू जो रखूंगा वो क्या होगी? रो dv। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन कर दूंगा dq का। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे टोटल चार्ज के बारे में जानना है कि टोटल चार्ज कितना है टोटल वॉल्यूम पे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? रो डेंसिटी चेंज होती रहेगी। डेंसिटी भी एक जो है वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है कि आप इसको बाहर लिख देंगे। कभी भी डेंसिटी बाहर नहीं लिखी जाएगी। dv बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। किसी कॉन्टिन्यूअस वॉल्यूम आपके पास कोई है, अगर कोई वॉल्यूम है और उस पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे p पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला ये है। ठीक, इसमें आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको याद रखने वाली कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? वायर पे होता है, हम लोगों ने जान लिया। और लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? dq बाई dl। और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम पर मीटर। ठीक है, फिर आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है dq बाई ds और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिखते हैं dq बाई dv और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर आप मुझसे कहें कि भैया क्या ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में जो हमने पढ़ाया है, तो ये 3 फॉर्मूले और इनकी यूनिट ध्यान रखनी है। बाकी चीजें जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी और इंटीग्रेशन के बारे में आपको मैंने बताया है, वो आपको फायदा करेगा किसमें? गोस लॉ में। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, गोस लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद गोस लॉ की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम 4 वीडियो अप्रॉक्स गोस लॉ पर पढ़ने वाले हैं और मैं वादा करता हूं कि गोस लॉ आपको पढ़ के फील होगा कि वाह क्या चीज पढ़ाई है। अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये बहुत वीडियो जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो है, ये बच्चे स्किप कर देते हैं। आप चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 15-20 मिनट लगा के इस वीडियो को देख लेते हो, बहुत छोटी सी चीज है जो इसमें याद करने वाली बात है, वो मैंने 3 पॉइंट्स में बाद में बताई है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको अपने लेवल पर जितनी आपको जरूरत है उतनी बताने की कोशिश की है। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमें मोटिवेट करने के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट रहे और आपको
फिजिक्स में एकदम मास्टर बना दे कि आप अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ही लेके आए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए।